द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ये एक्ट डील करता है प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक से। एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। मतलब कि अगर आप किसी को चेक देते हो तो ये एक्ट बताता है कि वो लीगली वैलिड है या नहीं, या फिर वो अगर बाउंस हो गया तो फिर क्या होगा। प्रियम्बल, वेयर एज इट इज एक्सपेडिएंट। एक्सपेडिएंट का मतलब होता है जरूरी, उपयुक्त या सुटेबल फॉर पर्टिकुलर पर्पज। एक्सपेडिएंट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। मतलब गवर्नमेंट ने ये लॉ इसलिए बनाया ताकि इन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के रूल्स क्लियर रहे, अपडेटेड रहें, क्योंकि पहले कन्फ्यूजन होता था कि चेक वैलिड है या नहीं, तो अब ये एक्ट एक स्टैंडर्ड रूल देता है। चैप्टर 1 शॉर्ट टाइटल, दिस एक्ट में भी कॉल्ड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। मतलब कि इस लॉ का नाम होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफर, मतलब जो ट्रांसफर किया जा सके, मतलब नेगोशिएबल मीन्स ट्रांसफरेबल, या चेक कह लीजिए, प्रॉमिसरी नोट कह लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को 1000 का चेक दिया, बी चाहे तो वो चेक सी को भी दे सकता है, यही है नेगोशिएबल नेचर। लोकल एक्सटेंट सेविंग द यूसेज रिलेटिंग टू हुंडीज एक्सेट्रा कमेंसमेंट, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। मतलब कि ये लॉ पूरे इंडिया पर लागू होता है, बट नथिंग हियर इज कंटेंट अफेक्ट द इंडियन पेपर करेंसी एक्ट 1871 सेक्शन 21। मतलब कि ये लॉ करेंसी नोट के रूल्स में इंटरफेयर नहीं करता। इंडियन पेपर करेंसी एक्ट ये अलग एक्ट है, तो ये सिर्फ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में ही इंटरफेयर करेगा। और अफेक्ट एनी लोकल यूसेज रिलेटिंग टू एनी इंस्ट्रूमेंट इन एन ओरिएंटल लैंग्वेज। मतलब अगर कोई लोकल कस्टम है, जैसे हुंडीज जो पुराने टाइम में बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए यूज होती थी, हिंदी या उर्दू में लिखी होती थी, तो ये एक्ट उस कस्टम को ओवरराइड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रेडर हुंडीज यूज करता है अपने बिजनेस में और उसका एक लोकल रूल है, तो ये रूल भी वैलिड रहेगा जब तक कि पार्टीज ने लिख के कुछ और ना बोला हो। बात समझ में आई? देखिए पहले समझिए। मतलब अगर कोई लोकल कस्टम है जैसे हुंडीज, जो कि पहले के समय में बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए यूज होती थी, हिंदी या उर्दू में लिखी होती थी, तो ये एक्ट उस कस्टम को ओवरराइड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रेडर है, वो हुंडीज यूज करता है अपने बिजनेस में और उसका एक लोकल रूल है, तो वो रूल वैलिड रहेगा जब तक कि पार्टीज ने लिख के कुछ और ना बोला हो। Provided that such usage may be excluded by any word in the body of the instrument which indicate an intention that the legal relation of the parties thereto shall be governed by this act। ये लाइन कहती है अगर किसी डॉक्यूमेंट में लिखा हो दिस विल बी गवर्न बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो फिर लोकल कस्टम अप्लाई नहीं होगी। मतलब अगर किसी डॉक्यूमेंट पर लिखा हो पहले से कि दिस विल बी गवर्न बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, मतलब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से ही गवर्न होगा, तो फिर लोकल कस्टम वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। एंड इट सेल कम इन टू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1882। मतलब ये लॉ ऑफिशियली 1 मार्च 1882 से लागू हुआ। सेकेंड है रिपील ऑफ इनेक्टमेंट, रिपील्ड बाई अमेंडिंग एक्ट 1891 सेक्शन 2 एंड शेड्यूल 1। इन चीज़ों पर पहले कुछ पुराने लॉज थे, उन्हें कैंसिल कर दिया गया और ये नया एक्ट उनके प्लेस पर आ गया। साथ में हम लोग नोट्स भी देख लेते हैं। नोट्स है अ कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन 272 एंड 138 ऑफ द एक्ट मैंडेट्स द चेक टू बी प्रेजेंटेड एट द बैंक ऑन विच इट इज ड्रॉन ऑफ द ड्रॉवर इज टू बी हेल्ड क्रिमिनल लायबल। मतलब कि अगर किसी ने चेक लिखा है जैसे कि ड्रॉवर, तो उस चेक को उसी बैंक में प्रेजेंट करना होगा जहां वो चेक इशू हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ए ने चेक दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ ब्रांच का, तो बी उस चेक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही प्रेजेंट करना होगा और किसी दूसरे बैंक में नहीं प्रेजेंट कर सकता। ऑफ द ड्रॉवर इज टू बी क्रिमिनली हेल्ड लायबल। अगर वो चेक बाउंस हो जाता है, मतलब पैसे अकाउंट में नहीं थे, तो जिसने चेक लिखा था, मतलब चेक किसने लिखा था, ड्रॉवर ने लिखा था, तो उसको पनिश किया जा सकता है सेक्शन 138 के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ए ने चेक दिया 10,000 का, लेकिन अकाउंट में सिर्फ 100 ही रुपये थे और चेक बाउंस हो गया, तो बी कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकता है और ए को जेल या फाइन दोनों के लिए लायबल ठहरा सकता है। सच प्रेजेंटेशन इज नेसेसरीली टू बी मेड विद इन 6 months एट द बैंक ऑन विच द चेक इज ड्रॉन। मतलब कि चेक हमेशा वैलिड सिर्फ 6 महीने तक होते हैं, उसके बाद एक्सपायर हो जाते हैं। तो अगर आपको चेक मिला तो आपको उसको 6 मंथ के अंदर बैंक में जमा करना होगा,
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए चेक डेट 1 जनवरी 2025 को है, तो लास्ट डेट प्रेजेंटेशन का लास्ट डेट 30 जून 2025 को ही होगी। फिर देखो, सच प्रेजेंटेशन इज नेसेसरीली टू बी मेड विद इन 6 मंथ एट द बैंक ऑन विच द चेक इज डन। मतलब कि चेक हमेशा वैलिड सिर्फ 6 मंथ के लिए होता है, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है। तो अगर आपको चेक मिला तो आपको उससे 6 मंथ के अंदर बैंक में जमा करना होगा। जस्ट लाइक अगर आपको चेक 1 जनवरी 2025 को मिला तो लास्ट दिन प्रेजेंटेशन का लास्ट डेट 30 जून 2025 तक ही रहेगा। Whether presented personally or through another bank, namely the collecting bank of the payee, मतलब कि आप बैंक में खुद जाके जमा कर सकते हो या आपके बैंक के थ्रू भी जा सकता है। जैसे कि अगर आपके पास HDFC अकाउंट है और चेक SBI का है, अगर आपके पास HDFC अकाउंट है और चेक SBI का है तो HDFC अपने थ्रू उस चेक को SBI को क्लियरेंस के लिए भेज देता है। केस का नाम है श्री इसार अलॉय स्टील्स लिमिटेड जयसवाल NECO लिमिटेड। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें कोर्ट ने क्लियर किया था अगर चेक 6 महीने के बाद प्रेजेंट किया गया तो सेक्शन 138 का केस नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल ए ने चेक दिया 1 जनवरी को, मतलब चेक डेट है 1 जनवरी, ए ने चेक दिया 1 जनवरी को, बी ने उसको 10 अगस्त को प्रेजेंट किया। 10 अगस्त मतलब 7 महीने का डिफरेंस हो गया। अगर बी उसको 30 जून 2025 को प्रेजेंट करता तो ए के खिलाफ केस भी हो सकता था अगर चेक बाउंस होता तो। अब वो 7 महीने का डिफरेंस लेगा तो बी के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया जाएगा सेक्शन 138 के अंदर। तो बात सिर्फ इतनी सी, अगर आपको चेक मिले तो आप उसको 6 महीने के अंदर ही प्रेजेंट करिए, उससे ज़्यादा लेट नहीं करिए। सेक्शन 3 भी देख लेते हैं। इंटरप्रिटेशन क्लॉज इन दिस एक्ट। बैंकर इंक्लूड एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। थोड़ा ब्रेक करते हैं इसको। बैंकर इंक्लूड एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर। बैंकर सिर्फ एक कंपनी नहीं होती, कोई भी इंसान या इंस्टीट्यूशन जो बैंकिंग का काम करता है, जैसे डिपॉजिट लेना, पैसे देना, लोन देना, चेक हैंडल करना, तो वो बैंकर कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल सपोज ए एंड कंपनी एक प्राइवेट फर्म है जो लोगों से डिपॉजिट लेती हैं और लोन देती हैं, मतलब डिपॉजिट लेना और लोन देना, तो भी बैंकर कहलाएंगे क्योंकि वो बैंकिंग का काम कर रही हैं। जो भी बैंकिंग काम करे मतलब वो बैंकिंग काम कर रही हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो या ना हो, तो वो बैंकर कहलाएंगी। नेक्स्ट लाइन है एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। मतलब पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक भी बैंकर का डेफिनेशन में आती है क्योंकि पोस्ट ऑफिस भी पब्लिक में आता है, जैसे पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करता है और अकाउंट मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खोला है और वहाँ से मनी विड्रॉ करता है, डिपॉजिट करता है, तो पोस्ट ऑफिस भी बैंकर ही माना जाएगा क्योंकि वो भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 2 अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।